नमस्कार स्टूडेंट्स। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 बसंत भाग 2 लेसन 15 नीलकंठ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलते हमारे लेसन की तरफ। इसमें लेखिका को पक्षियों से, जानवरों से, जीव जंतुओं से अत्यधिक लगाव को दर्शाया गया है और जहाँ भी कोई पक्षी या जानवर उसे पसंद आता है वो अपने चिड़ियाघर में उसका पालन पोषण करने लग जाती है। चलते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचे ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया। मोर के 2 बच्चे कौन पकड़ के लाया था? चिड़िया मार। कहाँ का रहने वाला था? शंकरगढ़। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल ने मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीद लाए थे। आखिर मैंने सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यानी अपने रोज़गार यानी चिड़िया मार अपने ही रोज़गार पर व्यंग्य कर रहा है कि उसका धंधा क्या है, किस प्रकार निरीह और निर्दोष प्राणियों की हत्या कर वो क्या करता है, अपना रोज़गार चलाता है। उसे अपने ऊपर गलानी है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था, यानी वो बातूकी थे और जब बोलते थे कोई रुकने का नाम नहीं लेते थे। इसलिए लेखिका ने उसको तूफान मेल कहा। जब वो बोलते थे वो रुकने का नाम नहीं लेते थे। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी बड़े चित्र जैसे लग रहे थे। संकीर्ण व तंग। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चलती जा रही थी। इंसान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 का यानी बराबर कहा, यानी कितने रुपए लिए थे उन्होंने? 30 रुपये में ख़रीदा। भाई ज़रा सोच लो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तुम इतनी बड़ी कीमत की मांग चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। मुंजी वह कंजूस। आपका ख्याल करके अच्छा पछताता देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, मुनासिब ठीक समझे। फारसी और उर्दू के शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान को देकर अब मैंने वह छोटा पिंजराकार में रखा, तब मानो वह जाली की चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था कि मानो चिड़िया पिंजड़े की सजीव और उड़ने योग्य हो गया, यानी पक्षियों की छटपटाहट से जो पक्षी शावक पक्षियों के बच्चे थे उनसे वो पिंजरा क्या सजीव जान पड़ता था। साक्षात क्या है, सजीव है। पर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही उसे ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार में यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले पहल पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रख कर
उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। दो यानी कहाँ पर उन्होंने अपना बसेरा बनाया? लेखिका के रद्दी की टोकरी में। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते रहे और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त होने जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगा। आविर्भूत सवार होना। अस्वस्थ होने पर उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारा दोस्त बन गया। वो अस्वस्थ हो गए, हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो मेरे आसपास में मंडराने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, यानी चित्रा किसका नाम है? लेखिका की बिल्ली का, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। नवागंतुक है नए आने वाले जो पक्षी थे, और सब उसके शोध का क्या परिणाम होता है यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे गहरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी स्वाभिमानी मार्जरी के लिए असह्य हो जाएगी। मार्जरी है बिल्ली को कहते हैं संस्कृत में। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूम में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों पक्षियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जैसे मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। यानी मेरे बड़े चिड़ियाघर का जो आवास था वहाँ पर उनको पहुँचा दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने में वैसे ही कुतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार के स्वाभाविक है। यानी वहाँ पर रहने वाले जो पक्षी थे, नव आगंतुकों का कौतूहल वाले जानने की इच्छा ऐसे हो गई जैसे कोई नववधु परिवार में आई है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटर घूम की रागनी अलापने लगे। यहाँ क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जब नवागंतुक को पिंजरे में लाया गया तो वहाँ पर पहले वाले जानवर किस प्रकार उनका स्वागत करने लगे, किस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया। और बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद और छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। एक दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प कैसे ही क्रमशः और रंग में था जैसे इल्ली के तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील नीलाभा द्युति झलकने लगी। यानी जो मोर के बच्चे क्या हैं बड़े होने लगे, उनकी कलंगी, उनकी गर्दन, उनकी चोंच और उनकी क्या है सिर पर कलंगी क्या है गहरी होती गई और भी खूबसूरत होने गई। लंबी नील ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छां तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिणी वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, यानी प्रकट हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ा कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में वो सुकुमार और सौंदर्य था। यानी वो किस प्रकार से क्या है अपनी कौन सी क्रियाओं से क्या है अच्छे लगने लगे, किस प्रकार की उनकी चेष्टाएं थी, भाव भंगिमाएँ थी जो लेखक को या लेखिका को प्यारी लगती थी। देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छां गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्थर लेखा मंथर गति,
यानी धीमी गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ गिरुआ के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मोर के बच्चों का क्या क्या नाम रखा गया और क्यों? नीलाभ गिरुआ यानी नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया, और उसकी छाया यानी हमेशा उस मोर के साथ रहने के कारण मोरनी का नाम क्या रखा गया? राधा रखा गया। जिस प्रकार राधा श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहती थी। इसके ये जो सार्थक नाम हैं ये उपयुक्त थे। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आपको चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता है। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह उसे तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने को दौड़ता। खरगोश के छोटे छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और तब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उसे ईंधन में लटकाए रखता। अधर में कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेधन संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूँछ और सघन पंखों में छुआ छुअल का खेल खेलते रहते, यानी लुका छुपी। नेक्स्ट हम फिर करेंगे अगले उसमें। थैंक्स।